नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है और आप मुझे विट्टी चोखा पर सुन रहे हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रिय सत्यम ना ब्रूयात। यानी कि सत्य कहिए, सच कहिए, लेकिन प्रिय सच कहिए, अप्रिय सच नहीं कहिए। लेकिन सियासत के भीतर अप्रिय सच कहना बहुत जरूरी होता है। जब तक कि सच चुभे ना, तब तक असली हकीकत सामने नहीं आ पाती। आज पीएम मोदी ने सदन के भीतर जो बातें कही हैं, निश्चित ही वो बातें सच हैं, लेकिन वो सुनकर आपको बहुत प्रिय सा लग रहा होगा कि अरे ये सच तो बड़ा बढ़िया है। लेकिन इस सच के पीछे की कहानी बहुत भयावह है और उसी सच्चाई से रूबरू कराने के लिए मैं आपके सामने बैठा हूं। देश में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेंड कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज लोकसभा के भीतर जो भाषण दिया है, उसके कट्स तैर रहे हैं इंटरनेट पर। ट्विटर, फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के कट्स को शेयर करते हुए एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने कह दिया है संभल जाओ, देश के भीतर ऊर्जा संकट और गहराने वाला है। पीएम मोदी ने आज सदन के भीतर ईरान इजरायल युद्ध के बाद पैदा हुए ऊर्जा संकट पर जो बातें कही हैं, निश्चित ही वो बातें आपको सुननी चाहिए, शायद आपने सुन भी ली होंगी। पीएम मोदी ने जो कुछ भी कहा है, शब्दशः उन तमाम भाषणों के विश्लेषण आपको तमाम टीवी चैनल पर मिल जाएंगे, और वो भी राजनीतिक विश्लेषक की मौजूदगी में। लेकिन शायद ही आपको कहीं वो बातें समझ में आए जो बातें पीएम मोदी छुपा ले गए। हम आपको वही बातें बताएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदन के भीतर आपसे नहीं कही। इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और आखिर तक सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब सदन के भीतर खड़े हुए ये बताने के लिए कि देश के भीतर ऊर्जा संकट के कैसे हालात हैं, तब वो बहुत शांत और स्थिर नजर आ रहे थे। उनके चेहरे के ऊपर एक गंभीरता भी नजर आ रही थी और चिंता का भाव भी था। चिंता का भाव इस कदर कि वो देश के करोड़ों लोगों को एकजुट रहने की हिदायत दे गए। ये कह गए कि इस ईरान इजरायल युद्ध का वैश्विक स्तर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और देश को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि यह प्रभाव आगे और भी समय तक चलने वाला है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो पीएम मोदी ये कह रहे थे, जो उन्होंने आसान शब्दों में नहीं कहा, कि एलपीजी की किल्लत देश के भीतर बढ़ने वाली है, नतीजा महंगाई बढ़ने वाली है और नतीजतन आप कतारों में लगने वाले हैं। कब तक लगेंगे ये पता नहीं, महंगाई कितनी बढ़ेगी ये पता नहीं। इस पर सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज तो कमोबेश कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन पीएम मोदी ने एक गजब का काम कर दिया। उन्होंने वही सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात वाली थ्योरी के मुताबिक इस एनर्जी क्राइसिस को कोरोना महामारी से जोड़ दिया। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि भारत के भीतर जो एलपीजी किल्लत पैदा हुई है, ईरान इजरायल युद्ध के बाद देश के भीतर जो एनर्जी क्राइसिस का हाहाकार मचा है, यह सरकारी संकट है। इसको मोदी संकट भी कह दे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश नीति के फेल्योर की वजह से पैदा हुए हालात हैं। जबकि कोरोना महामारी एक वैश्विक मेडिकल इमरजेंसी थी। आप मामले की गंभीरता को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये कह रहे हैं कि उनका सरकारी संकट वैश्विक महामारी के संकट जितना ही गंभीर हो चला है, तो आप समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में हालात कितने बद से बदतर होने वाले हैं। लेकिन एक और सवाल, क्या भारत कोरोना महामारी के लिए तैयार था? पीएम मोदी आज कह रहे थे कि देश तो एकजुट था, लेकिन आप बताइए, क्या उस वक्त देश की व्यवस्था, देश की सरकार और देश के लोग क्या एकजुट थे? हमने तो देखा ना अस्पतालों के बाहर लोगों को मरते हुए, हमने तो देखा ना गंगा के भीतर लोगों की लाश को तैरते हुए, हमने तो देखा ना हजारों लोगों के शवों को जलते हुए। भारत उस वक्त भी तैयार नहीं था और यकीन मानिए भारत आज भी तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में खड़े होकर कहते हैं कि पहले हिंदुस्तान 27 देशों से क्रूड ऑयल मंगाता था, आज 41 देशों से भारत तेल मंगा रहा है। लेकिन इससे हो क्या गया? क्या भारत एनर्जी क्राइसिस से जूझने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं। ये इस बात का खंडन तो पीएम मोदी ने आज खुद सदन के भीतर कर दिया, जब उन्होंने कह दिया कि देश के लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। उन्होंने एक और बात कही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस देश के भीतर कुछ ऐसे तत्व हैं जो ऐसे हालात का फायदा उठाने में लगे हैं
उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी की बात की, उन्होंने कोस्टल सिक्योरिटी की बात की, उन्होंने तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रहने की बात कही है। लेकिन क्या यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी ने सदन के भीतर पूछा कि लाल किले के सामने ब्लास्ट कैसे हो गया? क्या किसी ने सदन में पूछा कि पहलगाम हमला कैसे हो गया? जब हम इन दोनों हमलों से अपने देश को नहीं बचा पाए तो भारत का गृह मंत्रालय ऊर्जा क्राइसिस से पैदा होने वाले हालातों के ऊपर अपनी निगरानी कैसे रखेगा? यह सवाल आखिर पूछते भी कौन? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आप भाषण दे रहे थे तब सामने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद थे नहीं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुजरात में थे। गुजरात के भीतर आज राहुल गांधी आदिवासी अधिकार संविधान सम्मान रैली में शामिल हो रहे थे। हालांकि राहुल गांधी ने वहां से ही प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी भाषण ही दे सकते हैं, पीएम मोदी डिबेट नहीं कर सकते। सुना है मैंने 25 मिनट का भाषण किया। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, लिख के रख लो, पार्लियामेंट हाउस में डिबेट नहीं कर सकते। यहां तक मेरी बातों को सुनने के बाद शायद आपको लग सकता है कि यह पत्रकार तो मोदी विरोधी है, इसकी तमाम बातें तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जा रही हैं। लेकिन ठहर जाइए, मुझे सर्टिफिकेट देने से पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये राजमिस्त्री अपने तमाम सहकर्मियों को कह रहा है कि दही चूड़ा खाओ, एलपीजी की किल्लत है इसलिए खाना नहीं बन सकता। इस तस्वीर को देखिए जहां पर यह महिला रो रो कर कह रही हैं कि आज इसने 700 रुपए किलो गैस खरीदा है। इस तस्वीर को भी देख लीजिए जो तस्वीर मुंबई से आई है, जहां पर लोग गैस को छोड़कर अब चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। जरा इन लोगों को जाकर कहिएगा कि यह पत्रकार तो मोदी विरोधी बातें कर रहा है। नहीं, बात समझिए। मुझे मोदी विरोधी होने का सर्टिफिकेट देने से पहले जरा इस बात को समझ लीजिए कि यहां बात किसी व्यक्ति विशेष के विरोध की नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के हक की है। उस हक की है जिसकी हकमारी इजराइल में हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में इजराइल को फादरलैंड और हिंदुस्तान को मदरलैंड कह के वापस हिंदुस्तान आ गए और ठीक उसके बाद इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो ईरान जो हिंदुस्तान का लंबे समय से दोस्त रहा है, साथी रहा है, उसने इस युद्ध के बाद रशिया और चीन के जहाजों को तो एलपीजी और तेल के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की इजाजत दे दी, लेकिन हिंदुस्तान के जहाजों को रोक लिया गया। उसके बाद 2-3 जहाजों को जरूर छोड़ा गया, लेकिन यहां भी रुक जाइए, ये जहाज को छोड़ने की बात फ्री में नहीं हुई है, ना ही इस बात पर हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेता बन गए हैं और भारत विश्व गुरु। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हिंदुस्तान के 2-3 जहाजों के लिए इसलिए छोड़ा क्योंकि भारत के करोड़ों लोगों ने ईरान को मेडिकल सप्लाई दिया, ईरान को चंदा दिया, ईरान को मदद दी है। तभी ईरान ने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के प्रति मानवता दिखाते हुए 2-3 जहाजों को जाने की इजाजत दे दी। लेकिन फिर क्या हुआ? क्या 22 जहाज हिंदुस्तान पहुंच गए? नहीं पहुंचे हैं, अभी भी ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटके हुए हैं। और सवाल भी यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश नीति के लचर व्यवस्था से भारत को इस एनर्जी क्राइसिस में नहीं फंसा दिया है? खैर, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में आगे बढ़ते हुए एक और बात कह दी आज। उन्होंने कहा कि भारत में ईरान इजराइल युद्ध से पैदा हुए एनर्जी क्राइसिस के बीच किसान एक मजबूत पिलर हैं और इस मजबूत पिलर को और मजबूत करने के लिए उनकी सरकार ने बीते 1 दशक के भीतर खूब मेहनत की है, खूब काम किया है। उन्होंने आज कहा है कि देश के भीतर यूरिया की कमी और खाद की कमी जैसे कोई हालात पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि किसानों को खाद की सप्लाई बराबर हो इसके लिए उनकी सरकार तटस्थ है और प्रतिबद्ध है। लेकिन फिर इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे? ये वो तस्वीर है जहां पर हिंदुस्तान के किसान खाद लेने के लिए अलग अलग खाद केंद्रों के बाहर लाइन में लगने को मजबूर हो जाते हैं। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ऐसे तमाम वीडियोस आपको इंटरनेट पर रोज तैरते मिलेंगे। जरूरत है कि आप ट्विटर पर जाकर धुरंधर के बजाय या पीएम मोदी के बजाय जरा एक बार सर्च कर लें कि कतारों में किसान, खाद के लिए परेशान किसान, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक इस तरीके की तमाम वीडियोस आपको दिख जाएंगी। आपको शायद ही पता होगा कि मध्य प्रदेश में इसी तरीके से खाद की किल्लत के बीच कतार में लगने वाली भूरी बाई मर गई थी। कतार में खड़े खड़े उनको खाद तो नहीं मिला, लेकिन मौत जरूर मिल गई। एक और वीडियो देखिए जहां पर खाद के लिए खड़े किसानों के ऊपर पुलिस लाठियां बरसा रही हैं। और ये बहुत पुरानी वीडियोस नहीं है, ये बहुत पुरानी तस्वीरें नहीं हैं, ठीक 5-6 महीने पुरानी तस्वीर है। अगस्त से अक्टूबर नवंबर के बीच देश के तमाम किसान उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में परेशान और हताश थे, कतारों में लगे हुए थे, परेशान थे। वो तस्वीर झूठी है या जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में कह रहे थे वो बात झूठी है? ये बात आप तय कीजिएगा।
मैंने तो वही बातें कही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में आपसे छुपाई हैं। जरूरी है कि पीएम मोदी के भाषणों का इस तरीके से भी विश्लेषण हो, हालांकि यह संभव है नहीं, संभव यही विट्टी चोखा पर है। इसलिए जरूरी है कि आप टीवी न्यूज चैनल्स देखने के साथ साथ विट्टी चोखा को भी देखा कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको ऐसे विश्लेषण भी मिलेंगे जो शायद आप टीवी न्यूज चैनल पर आम दिनों में इस तरीके से ना सुन पाए। आप विट्टी चोखा देख रहे थे। मेरा नाम भारत सूरज है। नमस्कार।